हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने भारत का संवैधानिक विकास और ब्रिटिश शासन के अधीन पारित विभिन्न अधिनियमों से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शंस क्या हैं? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934 ने। ये स्वराज पार्टी कहाँ प्रस्तुत की थी ये जान लीजिएगा कि रांची में प्रस्तुत की थी। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस क्या दिया? एम.एन. राय, एनी बेसेंट, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन दिया था? उनका नाम है एम.एन. राय दिए थे। इसकी डिटेलिंग करते हैं। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त इच्छाओं पर आधारित शासन व्यवस्था या स्वराज की बात एक वक्तव्य में कही थी। महात्मा गांधी ने कब कही? 1922 में। हालांकि इसमें संविधान सभा का प्रत्यक्ष और शब्दशः उल्लेख नहीं है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा के लिए योजना और प्रस्ताव सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। कब? मई 1934 रांची में। प्रश्नगत विकल्पों में वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो 1934 में दो लोग दिए हैं, एक का नाम है स्वराज पार्टी, दूसरे का नाम है एम.एन. राय। तो सही आंसर इसका क्या है? एम.एन. राय। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ऑप्शंस क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट। तो किसने कहा है? कहा है महात्मा गांधी ने। अगला है, एक निर्वाचित सभा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। क्या पूछा है? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। ऑप्शंस क्या है? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया है? क्रिप्स मिशन ने दिया है। क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? ये आया था 1942 में। इसकी डिटेलिंग करते हैं। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्वीकृति 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत दी थी तथा फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने कब स्वीकृति दी है? 1940 अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद किसने कहा है? क्रिप्स मिशन 1942 ने। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस क्या हैं? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो क्या बोल रहा है ये कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये गलत है। दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये सही है। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल दो सही है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। किसके नेतृत्व में? नाम याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में शामिल था, क्या क्या शामिल था पढ़ते हैं। पहला जो शामिल था उसका नाम है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या ये बोल रहे हैं कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान सभा का गठन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। इनका दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे तथा रियासतें दो हैं उनके द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो पहला पॉइंट में दोनों के लिए नामित दिया है, इसलिए वो गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और रियासतों द्वारा नामित। तीसरा पॉइंट है, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। चौथा है, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
चौथा पॉइंट जो इनका बोल रहा है कि अगर किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं तो अलग संविधान बनाओ और ब्रिटिश सरकार से अलग संधि हस्ताक्षर करो। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन क्या है? विलियम वुड, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर। तो इसमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। कैबिनेट मिशन आया कब है? मार्च 1946 में आया है। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, ये जो क्रिप्स थे ये क्या थे? ब्रिटिश सरकार के निकाय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। तथा एवी एलेक्जेंडर ब्रिटिश नौसेना मंत्री थे। इनका याद रखिएगा कि ये किस पद पर थे उस टाइम जब ये लोग आए थे। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शंस क्या हैं? 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो कितने प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि शामिल था। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान सभा कौन सी योजना थी? वो कैबिनेट मिशन योजना थी। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो मतलब 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उनका नाम है श्री जवाहरलाल नेहरू। इसकी डिटेलिंग करते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। दोनों डेट याद रखिएगा। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। और ये कार्यभार कब संभालेगी? 2 सितंबर 1946 को। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। तो जो वायसराय थे वो कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो मतलब ये प्रश्न क्या है कि अगस्त 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी उसका सदस्य एक लोग नहीं थे। उनमें से कौन से शामिल हैं जो नहीं थे? ऑप्शंस क्या हैं? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो कौन शामिल नहीं है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन शामिल नहीं है। आइए देखते हैं इनके बारे में। इसमें सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? राजगोपालाचारी ये हैं शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम क्या है? ये हैं श्रम मंत्री। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शंस क्या दिया गया? प्रतिरक्षा, खाद्य एवं कृषि, गृह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी पढ़ के आ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। इसमें और लोगों के पास कौन कौन से विभाग थे इसको देख लीजिए। इस सरकार में गृह विभाग तथा सूचना और प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, जबकि प्रतिरक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शंस क्या हैं? 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। तो प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 24 अगस्त 1946। इसने कार्यभार कब संभाला? 2 सितंबर 1946। दोनों डेट याद रखिएगा। चौदहवां प्रश्न है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, वेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो जो ये कथन है ये सही है, कारण जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई विचार इनका था नहीं। आइए इसकी डिटेलिंग करते हैं।
अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। कब नियुक्त किए गए हैं वायसराय बेबेल? अक्टूबर 1943 में। किसकी स्थान पर नियुक्त किए गए? निम्नलिखितों के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। वह भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। इनकी नियुक्ति 1943 में होती है और ये लंदन फिर वापस जाते हैं 1945 में। क्यों जाते हैं? भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। आगे ध्यान देते हैं जो ये योजना थी इनकी, बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो उद्देश्य इनका ध्यान रखिएगा। बेबेल योजना का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला स्टेटमेंट है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये 3 और 4 सही है। पहला दूसरा गलत है। अब गलत क्यों है आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए इसकी प्रांतीय सीटों हेतु राज्यों की विधानसभाओं का प्रयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जैसे आज अपने यहाँ राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसलिए उसी टाइम जो ये संविधान सभा का गठन हुआ था वो कौन किया था? विधानसभाएं मिलकर की थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इनका जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अगला 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अभी पढ़ के आ रहे हैं कि ये नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है। अगला है यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ये सही है। तो इसका सही पूछा है हमसे, तो ए और डी मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत पूछा है। पहला क्या दिया है इसमें? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। ये गलत है। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। चौथा है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही बात है। तो हमसे गलत पूछा है, तो गलत पूछा है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी, क्योंकि सी गलत है। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था या नामित किया गया था? ये हमसे पूछ रहा है। कैसे नामित या निर्वाचित किया गया? ऑप्शंस क्या दिया है? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। गलत है। तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ये सही है। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ये भी गलत है। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सही आंसर क्या है? सी। 19वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, मतलब फिर वही प्रश्न है पीछे वाला कि जो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसे निर्वाचित हुए थे? पहला है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो कैसे हुआ था इनका चुनाव? प्रांतीय सभाओं द्वारा। 21वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो मतलब संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया है? सी राजगोपालाचारी, टी कृष्णमचारी,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले अस्थायी उपसभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। आगे है, इस बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति या अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। तो पहले अस्थायी उपसभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये किसकी तर्ज पे चुने गए थे? इसको ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांस की तर्ज पे चुने गए थे। ठीक है, आगे है, उन्होंने संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने और कार्यभार संभालने तक कार्य किया। तो मतलब इनकी नियुक्ति कब होती है? 9 दिसंबर को हो, और ये कार्य कब तक करते हैं? 11 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, यस राधाकृष्णन। तो अस्थायी अध्यक्ष हमसे पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्विरोध चुनाव हुआ था। आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्घाटन मतलब पहले अधिवेशन की कब हुआ है? ये 9 दिसंबर को हुआ है। इसकी अध्यक्षता किया कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था? सितंबर 1946 में, नवंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनको कब चुना गया? दिसंबर 1946 में। डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946। ठीक। 26वां प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कथन एक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहली बैठक से ही उसमें शामिल थे। यही लिखा, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन से ही संविधान सभा के सदस्य थे। आगे संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शंस क्या हैं? पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, सही है। दूसरा है, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है, ये अस्थायी हैं। कौन है? अस्थायी अध्यक्ष हैं। और अस्थायी कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। तीसरा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, सही है। तो हमसे पूछा क्या सही है, तो केवल 1 और 3 सही है, सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया है? टी कृष्णमाचारी, एच सी मुखर्जी, बी टी कृष्णमाचारी, फ्रैंक एंथोनी। तो कौन थे प्रथम मनोनीत उपसभापति? फ्रैंक एंथोनी थे। इसकी डिटेलिंग हम लोग करते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी या उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपसभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। आपको अब 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहला कि अगर पूछा जाए अध्यक्ष में एक अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए कि अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था, तो फ्रैंक एंथोनी थे। अगर अस्थायी उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उनका नाम है एच सी मुखर्जी।
अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस क्या हैं? 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949। तो इसकी स्थापना कब की गई है? 9 दिसंबर 1946 को। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना कब की है? ये भी 1946 की है। आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शंस क्या है? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो कब हुई थी? ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 33वां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? दिसंबर 1946, नवंबर 1950, दिसंबर 1948, दिसंबर 1950। तो संविधान सभा का गठन हुआ कब है? दिसंबर 1946 में। आगे भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? इसका भी पढ़ के आ रहे हैं कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। फिर अब वही प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, ये जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव अपने संविधान की उद्देशिका बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस क्या हैं? दूसरी में, चौथी में, तीसरी में, पांचवी में। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पांचवी बैठक में। रखा कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब हम इसकी डिटेलिंग करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखे हैं? 13 दिसंबर 1946 को, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किया और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। रखे कब है? 13 दिसंबर 1946। ये पास कब हुई है? इसको याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। दोनों डेट ध्यान रखिएगा। और रखा कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखिएगा। बैठक कौन सी है? पांचवी बैठक है। आगे है, नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रस्तुत कब किए गए हैं? ये 13 दिसंबर 1946 को। अब ये पास कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तुत हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया है? ये पारित किया गया है 22 जनवरी 1947 को। अभी पढ़ के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शंस क्या दिया है? जवाहरलाल नेहरू, BN राय, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो किसने रखा था? डॉक्टर नहीं, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। आगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी देख के आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये कथन सही है। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी सही है। अगला है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत है। मुखिया मतलब राष्ट्रपति हो जाता है, अब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शंस क्या दिया? 7, 12, 9, 15। कितने अधिवेशन हुए थे? तो हुए थे 12 अधिवेशन। सही आंसर क्या है इसका? सी। इसकी डिटेलिंग करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। तो दिन याद रखिएगा कितना? 2 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद है, ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था।
इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मेलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वस्तुतः कुल 11 अधिवेशन ही हुए थे तथा 24 जनवरी 1950 को पृथक सत्र के रूप में लेने पर ही सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुए थे 12, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग मानता है, तो अगर पेपर में आए तो 12 ही करना है। आगे है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शंस क्या हैं? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1949, 25 जनवरी 1950। तो सही तिथि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, 24 जनवरी 1950। आगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शंस क्या दिया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 46वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये सही है। दूसरा है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी सही। तो इसके दोनों कथन सही हैं। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है। उपाध्यक्ष पहले कौन है? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एक मात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान से ये हैं बी.टी. कृष्णमचारी। आइए इसको पढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन है? बी.टी. कृष्णमचारी हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राय। अगला है, भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं? बी.आर. अम्बेडकर, के. संथानम, वी.एन. राव द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। आगे इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बी.एन. राव ने प्रस्ताव तैयार किया था, उस मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। कितना? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। 50वां प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? 14 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1948, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। ये इसमें से तीनों गलत है, क्योंकि कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को हुआ था, जो चला कब तक था? 26 नवंबर 1949 तक। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं? 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949। इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। देखते हैं इसको। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसी दिन नागरिकता, अल्पकालीन अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। जब ये बन के तैयार हुआ है, उस डेट का नाम है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? अभी पढ़ के आ रहे हैं, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आगे है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? अभी हम ऊपर जस्ट पढ़ के आए हैं, 26 नवंबर 1949। आगे है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? कब अपनाया गया? ये 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये लागू हुआ पूछ रहा है। तो ऑप्शंस क्या दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 23 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। आगे, भारत का संविधान को लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसमें है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा, यह एक शुभ दिन था। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये कथन सही है, संविधान दिवस 26 नवंबर। दूसरा है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ये गलत है, ये इस दिन बन के तैयार हो गया था। और ये प्रारूप समिति बनी कब है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की थी। तो कब गठित हुआ, कब ये बना है प्रारूप समिति? 29 अगस्त 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन है, सांविधानिक सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधानिक सभा द्वारा। आगे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं? जनवरी 26 1950 को, फरवरी 11 1948 को, नवंबर 26 1949 को। तो ये अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ है? ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। आइए देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है 26 नवंबर 1949। प्रवृत्त कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। तो डेट ये याद रखिएगा चारों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन ध्यान रखिएगा पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। कौन से भाग से? पूर्वी भाग से। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने देकर रिक्त की थी। तो इन किसकी जगह ये नियुक्त हुए थे? ये भी ध्यान रखिएगा कि M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिए तब ये निर्वाचित हुए थे। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए तथा उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। तो अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अब संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ, तो बम्बई प्रेसिडेंसी ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म कब हुआ इनका? 14 अप्रैल 1891 महू। और मृत्यु कब हुई? मध्य प्रदेश में। तथा इनका जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1891 1956। 66वां प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसमें दोनों कथन सही है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, इस पे विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। ये भी सही है, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया था क्योंकि रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई थी। ठीक है, अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक, जो कि सही बात है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है कि ये गृहीत संविधान है इसलिए संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है और कारण है, कारण स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन कर रहा? मौलाना आज़ाद ने। इसको पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन दिया था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो किसने सुझाव दिया था? यह महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वह लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस क्या हैं? मोरिस जोन्स का, अलेक्जेंड्रोविच का, हार्डग्रेव जूनियर का, आइवर जेनिंग्स का। तो किसका स्टेटमेंट है ये? आइवर जेनिंग्स का। स्टेटमेंट क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आगे है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शंस क्या हैं? ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, CR एटली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और ये कहाँ कहे हैं? यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं? महिला सदस्याएं थीं। ऑप्शंस क्या है? 15, 13, 12, 10। तो कितनी थीं? ये 15 थीं। पढ़ते हैं इसको। भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाली कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से कुल 10 महिलाओं ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और टोटल कितनी महिलाएं थीं? ये थी 15। इस तरह ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।